औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. Hello dear friends, it's Khalil Bhatti, your instructor of Principles of Management, and today the last topic before mid is under discussion, and the topic of this lecture is managing operations or operational management भी इसको बोल. मेरे पास सामने यहाँ पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट का वो एरिया जो हमारा आज का टारगेटेड एरिया है, उसमें what I want to communicate with you or what I want to explain with you, that at the end of this lecture I expect that you people are able to explain how operational excellence can lead to competitive advantage. पहला एरिया ऑपरेशनल एक्सीलेंस. लास्ट चैप्टर पे भी हमने जब बात की थी तो कंपैटिटिव एज पे बात मैंने आप लोगों से इस टॉपिक पे कंपैटिटिव एज वाले एरिया पे हमने डिटेल से बात की थी. कंपैटिटिव एज इंपॉर्टेंट एरिया किसी भी बिजनेस के लिए, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे एरियाज़ पे बात की जिनके ज़रिए कंपैटिटिव एज कंपैटिटर्स पे अपने आज का हमारा टारगेटेड पॉइंट है वो है डिस्क्राइब डिफरेंट ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज दैट मैनेजर कैन परसू. पॉइंट नंबर 3 है जी हमारा एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेशंस इन एन एंटरप्राइज. सेगमेंट 4 पे हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज फॉर द asset utilization, improving the product quality, managing inventory, managing supply chains, and developing products that can all improve the efficiency of an organization. अब ये जो फोर्थ पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, इस आप ज़रा अगर थॉरोली देखेंगे तो इसमें मल्टीपल डायमेंशन हमें नज़र आएगी. पहला डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, यानी जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम है वो जितना बेहतरीन तरीके से जितना एफिशिएंटली डिज़ाइंड होगा वो आपके ऑपरेशनल एक्सीलेंस को इम्प्रूव करेगा. फिर स्ट्रेटजीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट एक्सीलेंस को इंक्रीज करते हैं. इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एक और एरिया. प्रोडक्ट क्वालिटी अगर आपकी इम्प्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव करती चली जाएगी, जो कंपैटिटिव एज दिलाएगी आपको अपने कंपैटिटर्स के ऊपर.
एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया जो मैनेजर्स के लिए ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हुआ करता है वो मैनेजिंग इन्वेंट्री है, स्टॉक है, कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो उसके भी अपने इश्यूज हैं, अपने उसके प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे प्रोज हैं वहाँ पे कॉन्स भी हैं। तो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट एक सेक्शन, एक सेपरेट सेगमेंट हुआ करता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद है जी मैनेजिंग सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन, जितनी आपकी प्रोडक्शन है, जितनी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, और उस पे आपका जो सप्लाई चेन का एरिया है जो उसको फाइनल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो आपका सिस्टमाइज्ड सिस्टम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, वो कितना इफ़ेक्टिव है, ये भी आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे इन्फ्लुएंस करता है। एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स दैट कैन improve the efficiency of an organization। सो ये फोर्थ पॉइंट बड़ी डिटेल से आपके टारगेट्स को जो है वो एक्सप्लेन करता है पॉइंट नंबर 4 पे। लास्ट पॉइंट जो है जी वो है डिस्क्राइब द methodologies for improving operational processes and explain how improvement in processes over time can lead the competitive advantage। प्यारे दोस्तों, दुनिया की एक बेहतरीन फील्ड है सैड, सिस्टम एनालिस्ट एंड डिज़ाइन की। दुनिया के जो हाईली पेड प्रोफेशंस हैं उनमें से एक सिस्टम एनालिस्ट हुआ करता है, कि कितने ऑपरेशन के अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। एक चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए मल्टीपल टास्क, मल्टीपल काम जो है वो एक कंपनी को करने पड़ते हैं, या एक कंपनी वो काम मल्टीपल काम कर रही होती है। तो जो सिस्टम एनालिस्ट एंड डिज़ाइनर का काम होता है डियर फ्रेंड्स, वो ये होता है कि आप अपने उन ऑपरेशंस को कैसे स्क्वीज्ड, कैसे स्मार्ट या कैसे बेहतर बना सकते हैं। जितना आपका प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ और स्मार्ट होता चला जाता है, आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस उतनी ही इम्प्रूव करती चली जाती है। सो ये है जी हमारा आज का टारगेट। लेट्स मूव ऑन। पहली स्लाइड पे चलता हूँ। तो ऑपरेशंस की सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है। ऑपरेशन यू मे डिफाइन एज the different activities involved in creating an organization product and services। किसी भी बिजनेस की जो प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें वो डील करते हैं, उसको जो बनाने का, उसको जो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो ऑपरेशंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक फैब्रिक कंपनी है या एक क्लोथिंग कंपनी है जो कपड़े बनाती है, तो उस कपड़े को उस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं सारे ऑपरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे कपड़ा आएगा तो उसकी कटिंग है, तो कटिंग का एक डिपार्टमेंट है, एक एक्टिविटी है कटिंग से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड, फिर स्टिचिंग के बाद उसको प्रेस करना है तो प्रेसिंग से रिलेटेड, फिर उसकी जो उसके बटन्स लगेंगे या उस पर जो काज होंगे या उस पर स्पेशल स्टिचिंग होगी या उस पर डिज़ाइनिंग होगी वो डिपार्टमेंट, फिर उसकी पैकिंग होगी वो डिपार्टमेंट। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व हैं ये सारे के सारे ऑपरेशंस कहलाते हैं। एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, लेज़ है, तो वो चिप्स बनाती है, तो कैसे पोटैटोज़ को वॉश किया जाता है एक प्रोसेस है, फिर वॉश करने के बाद उसको छीला जाता है सेकंड प्रोसेस है, फिर उसकी कटिंग की जाती है, फिर एक और प्रोसेस हो गया। कटिंग के बाद उसको मैरिनेट किया जाता है, फिर उसको बॉईल किया जाता है, फिर उसको फ्राई किया जाता है, फिर उस पर मसाला वगैरह या उसके जो भी स्पाइसेस हैं उसको एक ख़ास कम्बिनेशन से यूज़ किया जाता है, फिर उसकी पैकिंग की जाती है, फिर उस पैकिंग के बाद उसकी बड़ी पैकिंग। सो ऑल दीज प्रोसेसेस इन इन्वॉल्व इन दी in creating a product of chips you may say। so operations में होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि कोई भी बिजनेस है वो जो चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसमें जितने प्रोसेसेस हैं ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजर्स क्या करते हैं जी? द पीपल हु मैनेज ऑपरेशंस, वही
वो मैनेजर्स जो इन ऑपरेशंस को डील करते हैं, इस पे काम करते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल कपड़े की दी, एक यूनिट की दी जो फैब्रिक्स में डील करता है, तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में भी एक बड़ी कंपनी है तो स्टिचिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो स्टिचिंग के ऊपर काम करते हैं। कटिंग वाले में दूसरे मैनेजर्स हो सकते हैं। तो ऑल दोज पीपल हु आर मैनेजिंग दीज ऑपरेशंस ऑल कॉल्ड ऑपरेशनल मैनेजर्स। और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैनेजर्स। जितने एफिशिएंट आपके ऑपरेशनल मैनेजर्स होंगे उतना ही एफिशिएंट वर्क या ऑपरेशन जो है वो आपकी कंपनी जो है वो कंडक्ट कर पाएगी। क्लियर होगा होपफुली ये भी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। सो किसी भी मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस के लिए जो मैनेजमेंट का टास्क होता है, जिस तरह के शुरू के चैप्टर्स में मैंने इस पे बात भी की थी, वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस हुआ करता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मैं ऑलरेडी आपको अर्लियर क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुका कि इनपुट, फिर उसके ऊपर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के इस रिलेशन में जितनी बेहतरीन प्रोसेसिंग होगी, आपकी इनपुट, थोड़ी इनपुट से बेहतरीन आउटपुट अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। और जब भी इससे आउटपुट की तरफ जाते हैं और प्रोसेस से गुजरते हैं तो वेस्ट जनरेट होती है। तो वो वेस्ट जितनी कम होती चली जाता है उतना इफेक्टिव आपका बिजनेस होता है। सो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी आर द रियल टास्क फॉर ऑल बिजनेसेस डीलिंग इन एनी प्रोडक्ट और इन एनी सर्विस। सो ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी एक मेन टास्क जो है वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है, दैट हाउ आवर बिजनेस कैन गेट मैक्सिमम सुपीरियर आउटपुट विद लिमिटेड इनपुट। कैसे हो सकता है? जितना बेहतरीन आपके प्रोसेसेस होंगे। तो जितने बेहतरीन प्रोसेसेस, ऑपरेशंस होंगे, जितने बेहतरीन तरीके से ऑपरेशनल मैनेजर उन प्रोसेसेस को डील कर रहे होंगे, उतना ही इफेक्टिव और प्रोडक्टिव आपका बिजनेस वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं जी। प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बता दिया, द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन इनपुट। सो थोड़े इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करना प्रोडक्टिविटी। आप आसान लफ्ज़ों में इस तरह इसको कह सकते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से मुराद क्या है जनाब? के आपका लेबर, आपके काम करने वाले इंडिविजुअल्स, वो कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप का एक इंडिविजुअल जो एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और $100 चार्ज करता है आपसे, $100 चैलेंज चार्ज करता है आपसे, तो आपको पर यूनिट जो कॉस्ट ऑफ लेबर पड़ी है वो $1 है। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से मुराद है कि कितने आप के पैसों के अगेंस्ट आपकी, पैसे भी आपके इनपुट हैं, ये भी सोर्स हैं, लेबर भी आपकी इनपुट है। सो जितनी कम पैसों के अगेंस्ट आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज करती चली जाती है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि बाज़ औक़ात आप कॉन्ट्रैक्ट पे चीज़ें दे देते हैं, ठेके पे चीज़ें दे देते हैं कि आपके पास जो काम करने वाले मशीन पे बंदे हैं, आपने उनसे ठेका कर रखा है कि पर यूनिट हम आपको ये पे करेंगे। और नॉर्मली ये ठेका जो है, जो एक परमानेंट एम्प्लाई है, उससे एक्सपेंसिव होता है। अब आपका जो परमानेंट एम्प्लाई है वो मे बी कि आपसे दैट एम्प्लाई इज चार्जिंग 30,000 पर मंथ, और 30,000 पर मंथ वो चार्ज करता है। अब आपकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, आप 30,000 पे करेंगे। जबकि दूसरी सूरत में जो ठेके पे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लगाया हुआ है, तो मे बी कि उतने ही यूनिट जितना आपका परमानेंट एम्प्लाई प्रोड्यूस करता है, एक ठेके वाला अगर उतने प्रोड्यूस करे तो 30,000 की जगह आपकी कॉस्ट आ जाएगी 40,000 या 50,000। तो अब दो ऑप्शंस मैनेजर के पास निकल के आए कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएं या परमानेंट बेसिस पे जाएं। अब कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसानात भी हैं। इसी तरह परमानेंट एम्प्लॉइज़ को रखने के अपने एडवांटेजेस भी हैं और अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अब इसी को चीज़ को मैनेज करना, इसी चीज़ का बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन डेवलप करना ऑपरेशनल मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है, ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इंक्रीज किया जा सके, बेहतरीन किया जा सके। क्लियर है? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल सेल डिवाइडेड बाय द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो प्रोडक्टिविटी कैपिटल की क्या होगी कि आपने जितने पैसे, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं, मैं उस 1 लाख रुपए से 30 लाख रुपए की सेल पर मंथली बेसिस पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो 1 लाख की बाइंग करता हूं वो उसी शाम को सेल करके नेक्स्ट डे में फिर उससे बाइंग कर लेता हूं। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से मुराद है कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट से आप कितनी सेल जनरेट कर पाते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा सेल जनरेट करेंगे अपने इन्वेस्टेड कैपिटल से, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल उतनी ज़्यादा होगी। और जितनी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, इससे मुराद है कि आप ऑपरेशनल एक्सीलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। कॉन्फ़िगरिंग द प्रोडक्शन सिस्टम। अब जी प्रोडक्शन सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसकी इंटीग्रेशन है, उस सिस्टम की डेवलपमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने सैड की एग्जांपल शुरू में दी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, कि आपके ऑपरेशन जितने एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, जितने एक दूसरे से सॉलिड इंटरकनेक्टेड होंगे, कन्फिगर्ड होंगे, तो आपकी वेस्ट कम होगी। आपकी वेस्ट, रॉ मटेरियल की वेस्ट भी इससे हम कह सकते हैं, टाइम की भी वेस्टिंग इसमें हम बात कर सकते हैं, लेबर की वेस्टिंग की भी बात कर सकते हैं। तो जो ऑपरेशंस जितने ज़्यादा बेहतरीन, कोऑर्डिनेटेड, कन्फिगर्ड होंगे, वहाँ पे ऑपरेशंस बिजनेस के उतने बेहतरीन होंगे और ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी इम्प्रूव करती चली जाएगी। होपफुली क्लियर होगा ये भी। अब इसी कन्फिग्रेशन में 2-4 पॉइंट्स आपकी बुक में जो गिवन है, उनको मैं आपके साथ वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे गिवन है प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्या है जी, हाउ द फ्लो ऑफ वर्क इज कन्फिगर्ड। फ्लो ऑफ वर्क, जिस तरह मैंने आपको स्टिचिंग की मिसाल दी थी, तो सबसे पहले कटिंग, फिर स्टिचिंग, फिर प्रेसिंग, फिर पैकिंग, ये एक फ्लो है जिसके थ्रू ये सिस्टम चलता है। तो प्रोडक्शन सिस्टम से मुराद है हाउ द फ्लो ऑफ वर्क इज कन्फिगर्ड। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कटिंग के बाद आप लास्ट वाला स्टेप उठा लें, प्रेसिंग वाला, और फिर उसके बाद स्टिचिंग वाला, ऐसे नहीं। सो एक प्रॉपर फ्लो रिक्वायर्ड है, और वो फ्लो जितना बेहतरीन कन्फिगर्ड होगा, आपकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस उतनी इंप्रूव करेगी। एक ऑप्शन है जी, जॉब शॉप का प्रोडक्शन सिस्टम यूज्ड व्हेन आइटम्स आर ऑर्डर्ड इंडिविजुअली। वन बाय वन आइटम का जब आप प्रोडक्शन करते हैं, अब कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन होती है। जिस तरह एक दर्जी के पास एक बंदा कपड़े सिलाने के लिए चला जाता है, तो हर इंडिविजुअल का जॉब ऑर्डर डिफरेंट होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो वो दर्जी है या वो टेलर है, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्शन सिस्टम चलाता है। जबकि एक स्मॉल बैच की फॉर्म में है कि इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं, स्मॉल बैच की, कि हमें 10 यूनिट्स इस चीज़ के चाहिए, 50 इस यूनिट इस मॉडल की हमें प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये स्मॉल बैच प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन सिस्टम यूज्ड व्हेन कस्टमर ऑर्डर इन अ स्मॉल बैच बट व्हेन ईच ऑर्डर इज डिफरेंट। नेक्स्ट है जी असेंबली लाइन प्रोडक्शन। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मैस प्रोडक्शन है और रेगुलर प्रोडक्शन चल रही है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन चल रही है, और थ्रू आउट द मंथ और थ्रू आउट द ईयर मोस्ट प्रॉब्ली ये चलती चली जाती है। जिस तरह मैंने लेस की भी आपसे एग्जांपल दी थी आपको, और बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो पूरा साल कस्टमर यूज़ करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनकी प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी आप लोगों के लिए। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम। सो ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम में वही मैंने कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन, जिसकी एग्जांपल मैंने लास्ट स्लाइड पे दी है। प्रोडक्शन सिस्टम दैट कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज्ड आउटपुट।
एंड फ्लो आउट द सिस्टम। सिंपल है, मैं इस पे बात कर चुका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। प्रोडक्शन सिस्टम्स फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट। अब जो आज का दौर है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक असेंशियल एलिमेंट बन गया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 21st सेंचुरी है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड की जगह कस्टमाइज्ड हमेशा कंपेटिटिव एज रखता है। मैं किसी भी शॉप पे जाके कोई अपनी एक ट्राउज़र ख़रीदना चाहता हूँ या अपना कोई कोट ख़रीदना चाहता हूँ अपने लिए, तो एक स्टैंडर्डाइज साइज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैं कस्टमाइज उसको अपनी बॉडी की फिटिंग के हिसाब से लेना चाहता हूँ तो उसकी कॉस्ट नॉर्मली ज़्यादा होती है या मुझे अपने दर्जी के पास जाना पड़ता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन और कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन जो है, इसमें डियर फ्रेंड्स 21st सेंचुरी ने गेम चेंज की है। और प्रोडक्शन सिस्टम में जो फ्लैक्सिबिलिटी है और फ्लैक्सिबिलिटी के साथ फिर कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन अगर आप लोग कर रहे हैं तो कॉस्ट का सीन डिफरेंट है, और जब आप कस्टमाइज प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे तो कॉस्ट की स्टोरी चेंज होगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेके आता है। कॉस्ट एडवांटेज ड्राइव्ड फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम। लार्ज स्केल्स पे प्रोडक्शन करने से आप रॉ मटेरियल ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, आपकी लेबर आपको इकोनॉमिकल पड़ती है, बेहतरीन होता है, तो उससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हैं वो अवेल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी। ये देखेंगे अगर आप, तो ये है जी प्रोडक्शन सिस्टम, कॉस्ट एंड फ्लैक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे दो डायमेंशन हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो ये जो आपका एरो ऊपर की तरफ है फ्लैक्सिबिलिटी, कस्टमाइज्ड, और इनफ्लैक्सिबिलिटी स्टैंडर्डाइज्ड। जब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन है तो फ्लैक्सिबिलिटी कम है, जबकि आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दूसरे एंगल पे हमारे पास लो कॉस्ट है और हाई कॉस्ट है। लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, इनफ्लेक्सिबल और स्टैंडर्डाइज्ड, और फ्लेक्सिबल और कस्टमाइज्ड। अब डियर फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट है आपका एरिया, इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में कॉस्ट लो होती है और इनफ्लेक्सिबल होता है। तो वो बिजनेसेस जो कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन करते हैं उनमें नॉर्मली कॉस्ट लो, मगर साथ ही साथ आपकी प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज्ड होती है, इनफ्लेक्सिबल होती है, सेम यूनिट आप प्रोड्यूस किए चले जा रहे हैं। सो जैसे ही आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे असेंबली लाइन में, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी और साथ ही साथ आपकी जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी। फिर स्मॉल बैच में मज़ीद आपकी फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज हुई और कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। और जॉब शॉप में आप इंडिविजुअल यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन है यहाँ पे और हाई कॉस्ट है। तो कॉस्ट और जो आपका सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हुआ करता है। तो फिर इसकी डिज़ाइनिंग मैनेजर्स के लिए टास्क होती है कि कैसे वो जॉब की तरफ भी जाएं और अपनी कॉस्ट को भी मैनेज रखें। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। लर्निंग इफेक्ट्स। लर्निंग इफेक्ट्स डियर फ्रेंड्स अब हुआ करते हैं, इनफैक्ट लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज वी ऑल नो। तो जैसे ही हम किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो एक्सपीरियंस से गुजरने के साथ हमको उस चीज़ के प्लस माइनसेस का भी पता लगता है। तो कॉस्ट सेविंग एट कम फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग। तो जैसे जैसे कोई चीज़ें आप डेवलप करते चले जाते हैं उसकी बारीकियों में घुसते चली जाती है कंपनी, उसको मज़ीद एफिशिएंट करती चली जाती है सीखते सीखते। तो लर्निंग इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली आपकी कॉस्ट को, आपकी एफिशिएंसी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए जो ज़्यादा सीजनड या ज़्यादा सीखा हुआ या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई आप हायर करते हैं तो आप उसको ज़्यादा पैसे पे करते हैं, क्योंकि लर्निंग इफेक्ट्स उसके पास वो लेके आया है, एक्सपीरियंस्ड है, जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पे वर्क कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ जी। न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैस प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन। पुराने दौर में, अब नॉर्मली जब
मैस प्रोडक्शन होगी। मैस प्रोडक्शन हुआ करती थी पास्ट में जो रेगुलर आइटम्स हैं उन पे, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन में नॉर्मली जो प्रोडक्शन वो छोटे लेवल पे होती थी। मगर अब 21st सेंचुरी, द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन भी मैस लेवल पे पॉसिबल है और दुनिया कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को भी ह्यूज लेवल पे प्रोड्यूस करती है। तो एक और एरिया खुल गया कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अ सेट ऑफ methodologies that allow enterprises to produce a wide range of end products from a given production system without increasing cost penalty। 21st सेंचुरी में आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत है कि आप स्टैंडर्डाइज से कस्टमाइज्ड की तरफ भी मूव करें और अपनी कॉस्ट पेनल्टी को भी मैनेज करें, कॉस्ट पेनल्टी को भी आप रोक के रखें, बियर ना करे कंपनी, ताकि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। मैस कस्टमाइजेशन में बता चुका आप लोगों को, द एबिलिटी टू कस्टमाइज द फाइनल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट टू इंडिविजुअल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स विदाउट सफरिंग कॉस्ट। होगी जी ये बात। नेक्स्ट एरिया है जी हमारा मैनेजिंग इन्वेंट्री। हमारे पास जो स्टॉक है उसको मैनेज करना। अब स्टॉक की दो सूरत हाल बनती हैं। ज़्यादा स्टॉक अगर आपके पास पड़ा है तो प्रॉब्लम है, फ़ायदा भी है। कम स्टॉक है, फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं। अब ज़्यादा स्टॉक से मुराद है कि आपको उसको होल्ड करने के ऊपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे कि मैंने अपने स्टॉक को अगर होल्ड करना है तो उसके ख़राब होने के भी चांसेस हैं, उसके जल जाने के चांसेस हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाने के चांसेस हैं। और अगर लो है तो हमें ऑर्डर आ गया तो हम उसमें भी प्रॉब्लम में हमारी कंपनी आ सकती है कि ऑर्डर है और हमारे पास अभी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं। सो हमको इन बिटवीन ना बहुत ज़्यादा लो इन्वेंट्री होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई इन्वेंट्री होनी चाहिए। तो जो सेंट्रल पॉइंट है कि हमारे पास इतनी क्वांटिटी में हमारी इन्वेंट्री मौजूद होनी चाहिए कि हम अपनी डिमांड को अपने कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवर भी कर सकें, और ना इतनी ज़्यादा हो कि उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो या उसके प्रॉब्लम हो सके उसके ख़राब होने में। तो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी है। जिस तरह मैंने लार्ज स्केल आपको बताया कि ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसको होल्ड करने के लिए आपको कॉस्ट बेयर कर दी। द कैपिटल कॉस्ट ऑफ मनी टाइड अप इन इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ वेयर हाउस स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर इन्वेंट्री। क्लियर होगा, सिंपल है। जस्ट इन टाइम एक ऑप्शन है जी कि आपकी प्रोडक्शन होगी तब जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो अब ये कस्टमाइज्ड में तो ये समझ आती है कि जी ऑर्डर आया तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर दी, जबकि मास प्रोडक्शन में स्टैंडर्डाइज्ड में जस्ट इन टाइम नहीं होती, उसमें आपने इन्वेंट्री टर्नओवर आपके पास इन्वेंट्री कुछ ना कुछ मौजूद होती है। तो जस्ट इन टाइम से मुराद है डियर फ्रेंड इन्वेंट्री दैट एंटर्स a production process just in time to be used, जबकि inventory turnover है the speed with which inventory is replaced। कितना टाइम टेकिंग है इन्वेंट्री की रिप्लेसमेंट का, अब ये भी डिपेंड करता है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे कि आपकी प्रोडक्ट है कैसी, उस पर कितना टाइम फर्दर इन्वॉल्व है उसके बनाने में। तो इन सारी चीज़ों को ऑपरेशनल मैनेजर्स एज चैलेंज लेते हैं, एज टास्क लेते हैं, और जो मैनेजर्स जितना बेहतरीन इसको परफॉर्म करते हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उतनी ही बेहतरीन हुआ करती है। अब इसके लिए एक साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल फार्मूला भी जो एक मैनेजर्स के लिए अवेलेबल है, इकोनॉमिक ऑर्डर्ड क्वांटिटीज़ को बोलते हैं, यानी ऐसी क्वांटिटी जो ना बहुत ज़्यादा हो और ना बहुत कम हो, ताकि आपके ऑपरेशन ज़बरदस्त भी रहें और कॉस्ट भी इन्वॉल्व ना हो। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है, ये बुक ही से मैंने लिया हुआ है सारा आपका। ये वन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस इज टू डिटरमिन हाउ मच इन्वेंट्री शुड बी हेल्ड, not too much, not too low. So the formula, mathematical formula is given here. EOQ is equal to underscore 2 into D into FC slash VC by K. अब इसमें D क्या है? एनुअल डिमांड। FC क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट।
VC क्या वर्टिकल वेरिएबल कॉस्ट, और के स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। जब आप ऑपरेशनल मैनेजमेंट को एज कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको हम मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे यहीं तक कि आपने ये देख लिया कि हमारे पास इन्वेंट्री होल्डिंग के लिए ना स्टॉक बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इन्वेंट्री, ना बहुत कम, और उसको बेहतरीन मैनेज करने का एक फार्मूला है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो, नॉट टू हाई नॉट टू लो, ताकि आपके कस्टमर में ऑर्डर के बाद डिले भी ना हो और आपके पास इतना ज़्यादा भी इन्वेंट्री ना हो कि उसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़े, जो आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज़ करे। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देख लीजिएगा, उसी की फर्दर है। बफर स्टॉक होता है डियर फ्रेंड इन्वेंट्रीज हेल्ड फॉर सम अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसीज। अनएक्सपेक्टेड कॉन्टीजेंसीज हमेशा जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टीजेंट प्लान भी बनाती है, अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी भी उसकी होती है। So those inventories which are hold by your company for unexpected circumstances, कुछ ऐसे नागहानी सिलसिले बन जाएंगे, लाइट ज़्यादा जाएगी आने वाले दिनों में, लिहाजा आप ये वाला काम पहले करके इतने यूनिट सेमी कमर्शलाइज करके या आधे तैयार करके रख लिए जाएं, बफर स्टॉक कहलाता है डियर फ्रेंड्स। बिल टू स्टॉक क्या है जी? स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल in the anticipation that customer will purchase those products. Built-in order क्या है जी? Taking an order first and then produce. Product development and efficiency ये बता चुका मैं, इस पे भी बात कर चुका। Designing for manufacturing, तो जितना बेहतरीन आपका डिज़ाइन होगा, जितना शानदार आपके प्रोसेसेस होंगे, उतनी बेहतरीन आपकी प्रोडक्ट होगी। So this is the end of this chapter. Hopefully this is clear to all of you. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको एक्सप्लेन करूँ आपके लिए। आप इसको सुनिए, अच्छे तरीके से देखिए और अपनी बुक में से भी इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। तो यहीं तक हमारा मिड टर्म का सिलेबस है। नेक्स्ट वीक में हमारी जो क्लास है उसमें हम एक रिवीजन सेशन रखेंगे और रिवीजन सेशन के अंदर जो भी कोर्स आपका मिड टर्म तक का हमने पहले 7 चैप्टर पढ़े, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप यू पीपल आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। आप मुझे टेलीफोन पे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उसमें हम इंशाल्लाह गूगल मीट की क्लास में सारे इकट्ठे होंगे और हम इंटरेक्शन करेंगे ताकि आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।